हेलो एवरीवन। हिंदी शिक्षण विषय को आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले एक वीडियो हो चुका है, उसमें फर्स्ट पार्ट था और ये आपका दूसरा पार्ट है हिंदी शिक्षण का। तो आज हमें देखना था, ये फोर्थ पॉइंट है कि मातृभाषा के द्वारा सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। इसके आगे का देखते हैं। मातृभाषा के द्वारा नवीन विचारों का सृजन तथा उनका उन्मूलन सुगमता से होता है। अब देखते हैं मातृभाषा का शैक्षिक कार्यों में स्थान क्या होता है। तो मातृभाषा को समस्त ज्ञान का आधार माना जाता है, इसलिए बालक की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। मातृभाषा सभी विषयों का मूल आधार होती है। यदि इसे एक विषय न कहकर शिक्षा का अनिवार्य आधार कहा जाए तो वो उचित होगा, क्योंकि मातृभाषा सबसे सरलतम साधन है जो शिक्षण कार्य को सरल, प्रभावशाली, स्पष्ट, शुद्ध और माधुर्य बनाती है। अतः बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में सर्वोत्तम होती है। लेकिन आज के परिवेश में मातृभाषा के स्थान पर अन्य भाषा को शिक्षण का माध्यम बना दिया गया है, क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की उपभाषाएं हैं और अंग्रेजी को द्वितीय स्थान प्राप्त है। राष्ट्रभाषा का गौरव दिया गया है, अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिया गया है। दूसरे स्थान पर इसे उपराष्ट्रभाषा भी कहते हैं। उच्च शिक्षा में मातृभाषा की शब्दावली कठिन और स्पष्टता में सुगम न होने के कारण शैक्षिक कार्य में जटिलता का अनुभव होता है। अतः मातृभाषा के साथ साथ उपराष्ट्रभाषा का भी ज्ञान अति आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन दिया गया है कि मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम क्यों। तो इसका आंसर इसमें जो लिखा है ये आप पढ़ लीजिए, प्लस आप खुद से भी कुछ सोचकर इसका आंसर बना सकते हैं खुद से कि क्या हो सकता है कि आखिरकार मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम क्यों बनाया जाए। तो इसमें जो लिखा है कि मातृभाषा बालक के जन्म से लेकर समाज में विस्तृत रूप से फैली हुई होती है, जिससे बालक आसानी से प्रत्यय निर्माण ज्ञानार्जन कर लेता है। मातृभाषा के द्वारा बहुत ही कठिन चीज़ों को आसानी से सीख लिया जाता है। ठीक है, जो आप मातृभाषा में जितना आसानी से चीज़ों को सीखेंगे उतना आप अन्य भाषा में नहीं सीख सकते हैं। शिक्षा के माध्यम में मातृभाषा बहुपयोगी होती है। इसके द्वारा व्यक्ति को सिखाई गई शिक्षण प्रक्रिया सरल और चिरस्थायी होती है। अतः शिक्षा का माध्यम मातृभाषा से बेहतर कोई अन्य भाषा नहीं हो सकती है। फिर आगे देखते हैं, यूनिट 2 है, यह शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण कार्य शिक्षक व शिक्षार्थी पाठ्य वस्तु से उत्पन्न हुआ है। इसमें 3 पार्ट होते हैं। कौन शिक्षण कार्य में? एक तो शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होता है और पाठ्य वस्तु या सिलेबस आपका होता है। शिक्षण कार्य का उद्देश्य पाठ्य वस्तु के द्वारा शिक्षार्थी को ज्ञानार्जन के माध्यम से उसके अंदर ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक भावों को विकसित करना होता है। यदि मूल रूप से कहा जाए तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, तो हिंदी शिक्षण के उद्देश्य निम्न होते हैं। नंबर 1 है, छात्रों को शुद्ध, सरल, स्पष्ट, प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों तथा भावों को पूर्ण बनाता है। नंबर 2 है, छात्रों को अपने विचारों को क्रमबद्ध व उचित भाव में व्यक्त करने योग्य बनाता है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की शैलियों का ज्ञान विकसित होता है। छात्रों में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की शैलियों का ज्ञान विकसित होता है। अगला है, छात्रों के ज्ञान एवं विवेक का विकास करते हुए चरित्र निर्माण कराना होता है। शिक्षार्थियों को दूसरों की लिखित व मौखिक भाषा समझने के योग्य बनाना होता है। छात्रों में पठन पाठन के प्रति रुचि जागृत करना होता है। शिक्षार्थियों में मुहावरों और लोकोक्तियों का ज्ञान कराना होता है। छात्रों को साहित्य संबंधित प्रेरणा प्रदान करना, उत्तम नागरिकता के गुण विकसित करना। और लास्ट है, शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का ज्ञान कराना। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य देखते हैं। तो प्राथमिक स्तर जो होता है, इस पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य निम्न प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है, प्राथमिक स्तर में कौन? 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं। बालकों में ध्वनि समूहों, संयुक्त ध्वनियों तथा शब्दों में अंतर का ज्ञान कराया जाता है। बालकों में शुद्ध उच्चारण की शिक्षा देना, शुद्ध और प्रवाहपूर्ण वाचन की योग्यता विकसित करना, सुंदर और शुद्ध लेखनी पर बल देना। अगला है, छात्रों में अपने देश, धर्म, सभ्यता, संस्कृति के प्रति आदर का भाव जागृत करना। छात्रों में समाज के प्रति आदर भाव तथा उच्च आदर्शों का निर्माण करना। छात्रों में स्वतंत्र अध्ययन की आदत विकसित करना। फिर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य क्या है? हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य और इतिहास का संक्षिप्त परिचय कराना, ये पहला उद्देश्य हो गया। फिर दूसरा है, प्रमुख लेखकों एवं कवियों व काव्यधाराओं का परिचय कराना। साहित्यिक रचनाओं के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में साहित्यिक रचना के सृजन हेतु प्रेरित करना। छात्रों में साहित्य के प्रति तर्क शक्ति, सूचना ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। अगला है, छात्रों में नवीन मूल्यों
का विकास करना, छात्रों में साहित्य के माध्यम से सद्वृत्तियाँ विकसित करना, मतलब अच्छे लक्षणों का विकास करना। बालकों में सद्वृत्तियों का मतलब हुआ अच्छे लक्षणों का विकास करना। शिक्षण के मूल उद्देश्य, तो शिक्षण के मूल कौन से 5 मुख्य उद्देश्य हैं शिक्षण के? नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य, 2 कौशलात्मक उद्देश्य, 3 सृजनात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है और 5वां है रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। नंबर 1 है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो इसके अंतर्गत छात्र हिंदी भाषा एवं साहित्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक पौराणिक कथाओं का ज्ञान, प्रमुख लेखकों की जीवनी और उनकी रचनाओं का ज्ञान तथा हिंदी के विविध विधाओं जैसे कहानी, निबंध, उपन्यास इत्यादि का ज्ञान कराना। अगला है कौशलात्मक उद्देश्य, तो इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों में कौशल विकास किया जाता है, जैसे कि कौन कौन से कौशल का विकास होता है? क्रमबद्ध और लयबद्ध पठन पाठन कराना, बोलकर व सुनकर भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना और मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि के प्रयोग करने की क्षमता विकसित करना। अगला सृजनात्मक उद्देश्य, इस उद्देश्य के अंतर्गत साहित्यिक सृजन कार्य हो सकते हैं, जैसे कि छात्रों में निबंध, कहानी, कविता इत्यादि के सृजन के लिए प्रोत्साहित करना। अगला है विचारों और अभिव्यक्तियों को अपनी कल्पना की सहायता से नया रूप प्रदान करना। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में क्या होता है? तो इसमें है इसके अंतर्गत व्यक्ति के दृष्टिकोण का विकास करना होता है, जैसे साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। और अगला है हिंदी अध्ययन के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करना व छात्रों में लेखन क्रिया जैसे कि कविता, कहानी, नाटक आदि का निर्माण करने के गुण विकसित करना। फिर अगला है रसात्मक और समीक्षात्मक उद्देश्य, तो इस उद्देश्य के अंतर्गत किसी तथ्य अथवा साहित्य का रसानुभूति के बाद समालोचना की जाती है, जैसे कि प्रमुख कवियों, लेखकों की रचनाओं का समालोचना करना, गद्य व पद्य में निहित भावों के रस, छंद, अलंकार आदि की अनुभूति कराना। ब्लूम एवं उनके सहयोगियों के द्वारा 1956 ईस्वी में भाषा शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए थे: ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध सूचनाओं का ज्ञान तथा तथ्यों की जानकारी से होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति प्रायः शैक्षिक क्रियाओं द्वारा होती है। तो भावात्मक उद्देश्य का संबंध रुचियों, अभिवृत्तियों तथा तथ्यों तथा मूल्यों के विकास से होता है। क्रियात्मक उद्देश्यों का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण जैसे कि साइकिल चलाना, खेलकूद का प्रशिक्षण, रोजगार संबंधी प्रशिक्षण इत्यादि से होता है। हिंदी शिक्षण के उद्देश्य एवं छात्रों में होने वाले व्यवहारगत वांछित परिवर्तन, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। इस विकास के लिए कुछ वांछित परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। इसके द्वारा वह व्यक्तिगत, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति में अपना योगदान देता है। शिक्षण के उद्देश्य को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, कार्यात्मक उद्देश्य, रुचात्मक उद्देश्य, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य और सृजनात्मक उद्देश्य। फिर आगे देखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के द्वारा छात्रों के अंदर ऐतिहासिक घटनाओं, पौराणिक कथाओं, साहित्यों इत्यादि का ज्ञान विकसित किया जाता है। साथ ही साथ वर्ण, शब्द और उच्चारण के दौरान निम्न व्यवहारगत परिवर्तन होते हैं। जैसे नंबर 1 है छात्र शुद्ध उच्चारण करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध की पहचान हो जाती है, छात्रों के अंदर वर्गीकरण का भाव जागृत हो जाता है। अगला है कार्यात्मक कौशलात्मक उद्देश्य, व्यक्ति के अंदर सुनकर, पढ़कर, लिखकर इत्यादि विधाओं द्वारा कौशलों का विकास होता है। इससे व्यक्ति दूसरों की बातों को सुनकर, देखकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतः इसके द्वारा होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन निम्न होते हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित होती है, जिससे वे तथ्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं। छात्रों में मौन वाचन की पठन की क्षमता विकसित होती है। छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। ठीक। रुचात्मक उद्देश्य के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं, पौराणिक कथाएं, दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आते हैं। इसे व्यक्ति रुचिपूर्वक सुनता है और देखता है। इस उद्देश्य के द्वारा व्यक्तियों में होने वाले परिवर्तन निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से परिवर्तन होते हैं देखने पर? तो छात्रों में पठन पाठन की रुचि विकसित होती है। ठीक है। और इस क्रिया में प्राप्त ज्ञान सरल और स्थायी होता है। छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। इसके द्वारा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत है इसके अंतर्गत साहित्य अध्ययन, शिक्षा पर उल्लेख, महापुरुषों की जीवनी, गाथाएं, मातृभाषा, देश तथा अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना होता है। अतः इसके द्वारा होने वाले व्यवहारगत परिवर्तन निम्न होते हैं। कौन कौन से हैं परिवर्तन? तो व्यवहारगत परिवर्तन निम्न होते हैं जो वो हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में, बताएंगे बाद में। इसके आगे का देखते हैं हम। जब तक आगे है यूनिट 3 है भाषा एक कौशल। आज हम देखेंगे भाषा एक कौशल। तो कौशल का तात्पर्य क्रियाओं के विशिष्ट समूह से होता है। इससे कार्य सिद्धि। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।